Good evening, sir. Good morning, good evening, good afternoon. Good evening. गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? Yes, sir. सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, उत्तर का है थे गुड इवनिंग, पढ़ाओ यहाँ गुड इवनिंग क्या होता है। बात आज मैं 5 मिनट लेट हो गया, जरा काढ़ा बना रहा था। आजकल काढ़े क्या है ना, अकेले अपने लिए बना रहा था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम समझ में आ गई थी? गॉस थ्योरम समझ में आ गई? Yes. दोबारा कर लिया है? देखिए, अगर आप जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी दिन उसको रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, एक हफ्ते में एक बार और रिवाइज करेंगे और एक महीने में एक बार रिवाइज। फिर मान लीजिए फिर आप भूलेंगे। अगर एक हफ्ते बाद आप नोट्स बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा हमने बताया क्या था। गॉस थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्लोज है तो जो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा था वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यही था ना गॉस थ्योरम। एक स्टूडेंट ने बोला था कि अगर आप चार्ज किसी कमरे से रखेंगे तो इधर उधर चार्ज जाएगा। बताया था, किसी ने बोला था? है कोई? बताया था हमने, कहा ये फिक्स जगह मान लो, सीधे मानो। था ना कोई? है कोई? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। अर्णव जी गुड इवनिंग। अर्णव जी गुड इवनिंग। अभी अभी ज्वाइन हुए ना? अरे एक हमने कहा था अगर चार्ज में कमरे के अंदर रखता हूं तो हमने कहा था कि ये चार्ज ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री होगा। याद है? किसी ने कहा था कि चार्ज ऐसे भी जाएगा तो एंगल सेम कैसे रहेगा? यस सर, मैंने कहा था। तुमने कहा था? तुम्हारी आवाज हम पहचानते हैं, तुम ऐसा कहा सर मैंने कहा था। मैंने क्यूब वाला पूछा था आपसे केस कि अगर चार्ज को हम क्यूब के अंदर रखते हैं। हाँ, तो मैंने उस समय तो बता दिया था। यस जैसे सर। हमारे एक मित्र तो नहीं कहेंगे, बहुत पहले उनको एक ट्यूशन दिलवाया था। उनको एक्चुअली में कुछ नहीं आता। नहीं, मुझे आता है। तो वो जब पढ़ाते थे तो स्टूडेंट का कैट माने कुत्ता, क्या रैट माने, क्या रैट माने हाथी, और वो नोट करते रहते थे अपनी डायरी में। और बाद में डिक्शनरी में देखते थे कैट माने बिल्ली होता था, दूसरे दिन फिर कॉपी उसको उठाते थे। जब कैट माने कुत्ता लिखा तो उसको मारते थे, नालायक नहीं कि कैट माने बिल्ली होती। तो कहता था सर आप ही ने तो कल बताया था। हमने बताया था? गलत नहीं बताएंगे, सही करो इसको। तो उसी तरीके से कल हमने नहीं बताया था, आज उस चीज को आपको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। देखो कल अर्णव साहब ने बताया था, पूछा था कल नहीं, इसके पहले वाले क्लास में, कि जैसे तुम ये कहना चाहते थे ना कि अगर मैं यहाँ चार्ज रखता हूँ तो ऐसे भी तो इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी, तो थीटा चेंज हो जाएगा। यही कह रहे थे ना आप? यस सर। देखिए तुम क्या कह रहे थे, अब समझ जाते हैं तुम्हारी दिल की बात। आप जरा समझिएगा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जानते हो लफड़ा क्या होगा? यहाँ पर जो भाई जैसे यहाँ चार्ज रखा, ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस इतनी और एक इलेक्ट्रिक लाइंस इतनी। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट ये होगा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली कंपोनेंट जो लेंगे वो वर्टिकल अपने आप ऊपर की ओर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। फिर आप क्वेश्चन पूछिए कि भाई साहब ठीक है, अगर मैं यहां पर चार्ज को रखता हूं तब क्या होगा? तब तो लफड़ा हो जाएगा, तब तो सेम रहेगा नहीं। तो भाई साहब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, माने यहाँ का कंपोनेंट इधर है और यहाँ के 10 कंपोनेंट वीक हो गए। तो अगर ये 10 वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, तो अल्टीमेटली 10 वैल्यू ये भी आएगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ आ रही बानी है? यस सर, आ गई। हाँ, तो अब बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अच्छा, उस दिन जो हमने बताया था तो आपको बात समझ में आई थी? नो सर। तो आपको कहना चाहिए ना कि नहीं सर प्लीज, हमको समझ में नहीं आई बात, हाँ में हाँ ना मिलाएगी। ठीक है? यस यस जैसे सर। एक डिग्री कॉलेज में हम पढ़ते थे, एक टीचर थे, अब जैसे भी अपॉइंट किए गए हूँ, तो हमने कुछ क्वेश्चन पूछा उनसे, उन्होंने कहा बाहर मिलना बताएंगे, नहीं क्लास से बाहर बताएं। तो क्लास से बाहर हम मिले तो बोले देखो ऐसा है, हमने 90,000 रुपया दिया यहाँ अपॉइंट होने, हमका आवत कुछ नहीं, हम किताब से नोट कर लाए हैं और लिखवा रहे हैं, लिख लो, हमसे पूछा न करो। तो आपको अगर कंफ्यूजन कहीं हुआ करे तो कृपया तत्काल पूछा करें। अगर हमें भी कंफ्यूजन होगा तो हम क्लियरिटी किससे करेंगे? सर से करेंगे। फिर हम थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं।
खैर, अब जरा याद करिए, हमने जो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका, उसमें क्या कहा था कि चार्ज को आप इसी सरफेस पे बंद कर दीजिए। कोई चार्ज है कहीं भी रखा, उसको सरफेस से बंद कर। भाई कोई चार्ज रखा, मान लिया हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा, कहाँ गया, ये रख दिया हमने, ये चार्ज रखा, इसने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो हमने उस इलेक्ट्रिक लाइंस को बंद करना। बंद करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है कि हम एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जो जिसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक कांस्टेंट एंगल बनाए। तरीका ये है, अदरवाइज हम तो टेढ़ा मेढ़ा बंद कर देंगे, वो प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन तरीका ये है। इसके बाद आप उसका एक छोटा सा सरफेस लीजिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा पौनी पढ़ के बैठी हो। सर थोड़ा देखिए थोड़ा से नहीं काम चलता जी। थोड़ा से कुछ नहीं होता। अगर आपको बढ़िया पढ़ना है तो आपको बहुत मेहनत करनी, ठीक है। वो ये कहा होता है जितना घोलोगे उतना ही मीठा हो, जी थोड़ा सा नहीं काम चलता। हम जब यहाँ बैठते हैं तो हम, ये नोट्स मेरे सामने रखा हुआ है, ये हमारे हाथ का, गंदी राइटिंग, हमारे हाथ का लिखा हुआ, दोबारा हमने लिखा है, फिर अगले साल पढ़ाएंगे तो फिर दोबारा लिखा। जबकि मेरे सामने बुक रखी हुई है, हमको आता भी है, हमको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी होती है कि हम बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए पढ़ के बैठा करिए, मेहनत करिए, ठीक है। ईमानदार बनिए अपने कार्य के प्रति, तभी सफलता मिलती है। क्या ज्यादा भाषण करेंगे तो मॉरल साइंस हो जाएगी, क्या ना समझे क्या बड़ा, बोले मॉरल साइंस। देखिए हमने कहा था कोई चार्ज रखा, कहीं भी रखा हुआ, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी, तो इनको आप बंद कर दो। इसको कहते थे गॉसियन सरफेस। फिर इसका एक छोटा सा पार्ट, ये डीएस है, ये डीए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस छोटे से पार्ट से फ्लक्स निकालो, क्या फॉर्मूला था, ई डॉट डीए। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। और बाद में गॉस साहब ने कहा था ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, इसमें E, TA और Q तीन में से एक चीज जो निकालनी होगी निकल आएगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, न्यूमेरिकल की बात, तो यही तरीका बताया गया था ना। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमने बताया, पढ़ के बैठे हो। अगली हेडिंग दिलवा दी थी, दोबारा डालिए जो लोग ना उस दिन हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं नोट कर रहा हूं, देखिए अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, जरा समझिएगा। एक प्लेन शीट है हमारे पास और वो इनफाइनाइट है, यानी एरिया उसकी इनफाइनाइट है। अब हम इनफाइनाइट तो यहां बना नहीं पाएंगे, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसका एरिया इनफाइनाइट है, और हमने इसको चार्ज दिया। कैसे दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे दे रहे हैं। इसका एरिया इनफाइनाइट है, तो हमने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने कहा था किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को या कंडक्टर को चार्ज देने पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये शीट है, इसको चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से निकलेंगी, चारों तरफ से, हर तरफ ऐसे ऐसे निकलेंगी और ऐसे भी। अब इन इलेक्ट्रिक लाइंस को बंद करो। कैसे बंद करोगे, देखो ये, अब हम दो ही हाथ है ना, वैसे मास्टर के चार हाथ, ये है, पकड़ में नहीं आएगा, और ठीक है समझ पकड़े हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ऐसे इसको हमने बंद किया। अब तब दूर पकड़े हैं, हम इसको छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। कैसे बंद करें, ये हमारी मर्जी है। जैसे एनसीईआरटी उठाओगे, उन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स से इसको बंद कर दिया। तो जरा देखिए ध्यान से, सावधान। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे गुजर रही है, ये फील्ड है, ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे गुजर, ऐसे भी है और ऐसे, ये इलेक्ट्रिक लाइन रुक गए, ठीक है। इसको बंद करते हैं, तो इसको हम ऐसे बंद कर रहे हैं, देखो कैसे बंद किया। ये हमने सिलेंड्रिकली इसको बंद, इसके आर पार पार कर दिया, इसको सिलेंड्रिकली बंद कर। समझ आ रही बात, नहीं आ रही,
यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ये ऐसे थी ना, ऐसे ये प्लेन शीट थी, तो हमने इसको बंद करना था, तो ऐसे हमने इसको बंद कर दिया उठा के। अब चाहे रेक्टेंगुलर बंद करो चाहे सर्कुलर बंद करो, तो ये जो बंद किया इसका टोटल एरिया कितना था, ए। अब एक प्रॉब्लम है, जो इसको हमने चार्ज दिया है, क्या इस चार्ज की वैल्यू आपको मालूम? नो सर। नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो ना। तो हमने मान लिया कि लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे वहां पर हमने बताया था लीनियर चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर इतना आपने प्लेट को घेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसे ये इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, तो इतने का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। वो बात की बात है। जरा देखिए, इसको हमने बंद किया है, इसको कहा गॉसियन सरफेस। अब बताइए इसमें कितने सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस? So 3. 3 सरफेस। 3. एक तो ये कर्व सरफेस है, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है। अब ऐसे लिखते तो बॉटम क्या, ऐसे हमने इसका टॉप किया। तो देखिए इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया हम। डायग्राम समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes. मतलब ये क्लियर, बोर्ड क्लियर, हमारा मुंह क्लियर, हमारी आवाज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। सर Yes, बस एक sir. डाउट है सर, आपने जो हाँ। ये ए लिया है, ये पूरे शीट से आपने बस एक खुद बना के हाँ लिया खुद है? काट लिया हमने एरिया। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब ये प्रूफ में नहीं आएगा, कट जाएगा, ध्यान रखिए। ओके ओके भाई सर, अपने आप माना तो अपने आप हट जाएगा। ठीक। अब देखो, तो ये आपका गॉसियन सरफेस, यहां पर जो एरिया वेक्टर डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है? यहां पे आइए, यही डीए यहां लिया, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों पैरेलल है कि नहीं है? यहां पे आइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ। ये नंबर 3, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो ये 3 जो है आपके गॉसियन सरफेस के सरफेस हो गए। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जिसको कि हम लिखते हैं फाई ई इज इक्वल। तो देखिए हम पहले लिखेंगे ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल, यहां 1 लिख दें चलेगा, 1 बोले तो फॉर फर्स्ट सरफेस। जब आप इसकी थ्योरी लिखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना। 3 सरफेस, वी आर टेकिंग 3 सरफेस, फर्स्ट दिस सरफेस, सेकंड दिस सरफेस, थर्ड दिस सरफेस। तो वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो जब 1 Yes. लिखोगे तो समझ में आ जाएगी। प्लस क्लोज इंटीग्रल फर्स्ट यानी सेकंड सरफेस ई डॉट डी ए, प्लस क्लोज इंटीग्रल थर्ड सरफेस ई डॉट डी ए। जरा देखिए, जरा फर्स्ट सरफेस को देखिए, फर्स्ट सरफेस में ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? 0. 0। तो 0. इसको आप क्लोज इंटीग्रल ई डी ए लिख सकते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए आप ई डी ए लिख सकते हैं। अब बताइए थर्ड सरफेस में ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है? 90. 90. 90. फ्लक्स विल बी 0। 0. ये हो 0. जाएगा 0। तो अब जरा देखिए, ये ई तो हो गया बाहर, डीए बोले तो स्मॉल एरिया, इंटीग्रल बोले तो टोटल एरिया। टोटल एरिया कितनी आपने मानी है? ए। तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए टू ई इंटू ए, ये आपने निकाला अपने कैलकुलेशन से। गॉस आपको बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया, वो देखते रहे, टप्पा मारते रहे कि क्या कर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई ई क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन आता है ना आपको? बोले हाँ बोल देते हैं। Yes, sir. Yes sir, yes पक्का? sir. Yes sir. ठीक हाँ है, इसका जी, कैमरा सर। साफ। स्फीयर लेके करना था। हाँ, तो Q यहां पर कितना होगा? इस जो आपने एरिया लिया इसका चार्ज कितना होगा? Q बोले तो इसका चार्ज, जितना एरिया लिया इसका चार्ज कितना होगा? Pi r square sigma.
सर सिग्मा इनटू सिग्मा ए, एरिया दिया Yes, है, sir. ठीक है, ऐसा क्या जरूरत, मैंने रेडियस थोड़ी इसकी मानी, हमने ऑलरेडी इसका Yes, sir. रेडियस, तुम सही कह रहे हो, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन चूंकि मैंने एरिया मान ली है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन, ये गॉस आप कैलकुलेट किए, तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर दें, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमने कहा 2EA और गॉस ने कहा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, इनफाइनाइटली को अंग्रेजी वाले इन्फिनिटली भी बोलते हैं भाई, उसमें दिक्कत न करिएगा, माय सब्जेक्ट इज नॉट अंग्रेजी, माय सब्जेक्ट इज हिंदी, सॉरी फिजिक्स, समझ में आई बात, प्रूफ बिल्कुल। यस सर। अगर मैं इसको रब कर दूं तो आप कर सकते हैं, हमारे Yes, जो sir. टीचर पढ़ाते थे, जहां मैं Yes, इंटर sir. पढ़ता था, डॉक्टर जसवंत सिंह, बहुत प्रकांड विद्वान फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, तो उनकी आदत थी, पहले वो प्रूफ कराते थे, फिर वो रब करते थे, बोले करिए, और लेके डंडा टहलते थे, यूकेलिप्टस का इतना बड़ा, ना करो बोला, तो खैर वो बोले अच्छा ले लो डंडा किताब तो मेरे सामने रखी है, चलिए कोई बात नहीं, नोट करिए, बिल्कुल पक्का समझ में आ गया। अच्छा, Yes, उसमें sir. कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एनसीईआरटी ने इसको बंद किया रेक्टेंगुलर बॉक्स से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसका एरिया ए मान लिया, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, किसी भी प्रकार के शेप से उसको बंद कर सकते हो। अब देखिए एरिया गायब हो गया, नहीं हो गया, Yes, sir. इस फार्मूले को याद रखिएगा, लास्ट में एक टॉपिक प्रूफ कराया जाएगा, वहां पर ये चीज आएगी। जहां पर लिखावट मेरी समझ में तो आ रही, मैंने क्या लिखा है, ये एरो है, ऊपर एरो बनाइएगा, हम तो ऐसे बार बना देते हैं, आप एरो बनाइएगा, ये हर जगह एरो बनाइएगा, जो वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ पर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ये ताउते कुछ इफेक्ट कर रहा है उधर, हो गया Yes, sir. सबका। यस। Yes, sir. अच्छा, अब एक पावनी हो गया आपका, जी सर। अब एक क्वेश्चन पूछिए, अगर ये जो शीट हमने ली है ना, ये इनफाइनाइट की बजाय छोटी शीट लेते तो क्या यही फार्मूला एप्लीकेबल होता, अगर ये शीट हम छोटी लेते
तो क्या कुछ गड़बड़ होता कि नहीं होता? देखिए, छोटी शीट लेने में डीमेरिट्स ऑफ स्मॉल शीट, दिक्कत क्या हो, ये आपको लिखना ऐसे लिखवाए दे रहे हैं, डीमेरिट इन स्मॉल शीट। देखिए, अगर आप स्मॉल शीट लोगी और आप उसको चार्ज दोगी, मान ये स्मॉल शीट आपने ली, इसको चार्ज दिया, तो होगा क्या? देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर दिशा में जाना चाहता है, नहीं जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर मुड़ना चाहेगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑलरेडी है, इसको मुड़ने नहीं देगा। लेकिन कॉर्नर पे ऐसी कोई जो है, ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मुड़ जाती, थोड़ा सा कर्ल हो जाती, तो कर्लिंग हो जाती है एट द कॉर्नर, इसलिए हम इनफाइनाइट शीट लेते हैं। समझ में आई बात? छोटी शीट लेने में ये दिक्कत होती है, कर्लिंग यहां भी होती है, लेकिन ये कर्लिंग होगी तो ये वाली जो लाइंस होगी ना, ये इसको अपडेट करेंगी। इधर कहां घुसे आ रहे हो भाई, ये हमारी लेन है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कॉर्नर पे कर्लिंग होता है। आपसे मतलब नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट हेडिंग इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell। देख, एक स्फेरिकल शेल है, शेल माने खोखला गोला है, तो आप जब चार्ज दोगे, क्योंकि वो, तो क्या होगा, वो चार्ज उसके आउटर सरफेस में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया, जो यूनिफॉर्मली इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कहां पे? तो एक बार हम बाहर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार इसके सरफेस पे निकालेंगे, और एक बार इसके अंदर निकालेंगे। तो पहले तो मान लेते हैं कि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमने चार्ज क्यों दिया है हमने बता दिया, लेकिन सिग्मा के टर्म में भी आ सकता है, इसलिए हमने बताया। अब देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट केस, एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी जो हम जिस पॉइंट पे निकालना है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां पर एक पॉइंट है बाहर, और यहां से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी दूरी है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस को जरा पकड़ो, ये स्फेयर था, और इसके बाहर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस को पकड़ना है, तो बाहर जो सरफेस बनाओगे वो कैसा बनेगा? स्फेयर बनेगा। तो हमने इन इलेक्ट्रिक लाइंस को पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, यानी ये हमारा क्या बात है, स्फेयर। देख, स्फेयर भी कंफ्यूज हो गया कि मैं हूं क्या, अरे तुम स्फेयर ही हो। ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब बिल्कुल वही डिटो शुरू हो जाओ। देखिए, इस गॉसियन सरफेस का आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, और ये एरिया एलिमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हर जगह एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स में निकालना, क्या फॉर्मूला होता है? E डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल। मैं इस सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं जो बाहर है। अच्छा,
तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 1 हो जाएगा, ई बाहर हो गया। ये जो गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 pi r तो 4 pi small r square. अभी इससे पहले किसने बोला? सर 2 पाई किसने बोला? क्या नहीं सर 4 pi r 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 अच्छा, ये गर्ल्स क्यों नहीं बोलती भाई? आंसर क्यों नहीं देती है? क्यों? देखिए आंसर देते रहा करो, बोलना भी बहुत जरूरी होता है। एक्स्ट्रा ना बोलो अलग की बात है, लेकिन थोड़ा आंसर दिया करिए। पामनी थोड़ा टेटे किया करिए। नहीं वो ताउते था ना, उससे बता रहे हैं, कुछ बोलना बहुत जरूरी होता है। कहीं अगर वाइबा होगा जब आपका, तो वहां बोलना पड़ेगा ना। अब जरा देखिए, हमने फ्लक्स निकाला, अब गॉस साहब का नंबर आया, जगह नहीं बनती डायग्राम को, यहां लिख दें। अच्छा ये लिखिए पूरा, यही ऊपर वाले रब करेंगे, नहीं यहां लिखे दे रहे, बाई गॉस थ्योरम। बाई गॉस थ्योरम गॉस ने क्या कहा था? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने क्यू चार्ज दिया है। देखिए क्यू के टर्म में हम आंसर लिखेंगे, यहां हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, तो हमारा फ्लक्स ये है, गॉस का फ्लक्स ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा आपका? ये नोट कर लो, इसको रब कर दो, बहुत ज्यादा किनारे हो रहा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में तो आ ही रही हो, तो हम आपको जगाते रहने के लिए बात। ये नोट कर लीजिए यहां तक, ये वाला पार्ट रब करेंगे। ये हेडिंग रब कर दें। यस सर Yes, e sir. k q by r square आएगा, हैं? e k q by r square। हाँ तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एपी वाजपेयी के हिसाब से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो गॉस साहब यानी दोनों इक्वल हो गए, तो ई की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक्चुअली यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है भाई। ये चार्ज जो होता है ना, टोटल कहां पे माना जाएगा? सेंटर में माना जाएगा, और क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है, तो अल्टीमेटली वही प्रूफ हो गया है, लेकिन थोड़ा गॉस का यूज करना था इसलिए। अच्छा अब हमने चूंकि सिग्मा मान रखा है, तो सिग्मा के टर्म में आप निकालेंगे। एक्चुअली अब देखिए, अच्छा एज देखिए सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। किसको चार्ज आपने दिया है? गॉसियन सरफेस को दिया है आपने भाई। चार्ज दिया है क्यू, किसकी एरिया से डिवाइड करेंगे? सिग्मा आएगा, जिसको दिया है चार्ज आपने किसको चार्ज दिया है? कैपिटल आर वाले रेडियस को, यानी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर गिव्स यू सिग्मा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मतलब ये कंफ्यूजन Yes, होता है sir. कि भाई चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, इन कौन सा एरिया? जिसको चार्ज दिया उसका एरिया। तो क्यू की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो इस वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। पहले वाली की लैंग्वेज पकड़िएगा, सेकंड वही लैंग्वेज होगा। पुटिंग क्यू इन इक्वेशन 3, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर,
4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन अलग कर दो, कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका हो गया सिग्मा के टर्म में, ये हो गया चार्ज के टर्म। क्योंकि चार्ज हमने दिया है और ये कोई इनफाइनाइट का लफड़ा था नहीं, तो चार्ज जानते हैं तो क्यू के टर्म में भी वैल्यू आ सकती है और सिग्मा के टर्म में भी आ सकती है। इसको नोट करें। कैपिटल आर वो है जिसको हमने चार्ज दिया है, स्मॉल आर वो है जहां हमने उसको घेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। Yes, sir, noted. सभी ने नोट कर लिया। ये क्वेश्चन 3 दिमाग में रखिएगा, डायग्राम रब नहीं कर रहे हैं, डायग्राम का यूज करना है। पावी नोट हो गया। Yes. ये क्वेश्चन 3 और 4 को भी दिमाग में रखेंगे। देखिए केस 2, पहला केस था, हमने जो पॉइंट लिया था, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दैट वाज आउटसाइड दैट सेल। अब अगर हम निकालें ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे निकालना, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल आर इज इक्वल कर दो, क्योंकि वो घेर तो रखा पहले से आपने, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यही वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो, यही इक्वेशन 4 में। तो बाय इक्वेशन 3 जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 और 4 दोनों एक साथ लिखना, इनटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और 4 में जब रखोगे तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी, तो ये कट जाएगा। तो ये हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेल, सेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी किसी की कार पे बिजली गिरी तो कार के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा या इतना होगा। ये क्वेश्चन आप बात करें, ये आई, तो ये ऑन द सरफेस होगा। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा के लिखो इनसाइड द सेल। तीसरा पॉइंट लिखिए इनसाइड द सेल, मतलब जो पॉइंट है वो इस सेल के अंदर है। ये नोट कर लिया। Yes, sir. केस 3 इनसाइड द सेल, यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी हमारा पॉइंट इसके अंदर कहीं है। तो देखिए, अब चूंकि लैंग्वेज आप पहले से लिख चुके हैं, इसलिए यहां पर लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखनी है, पहली वाली पूरी लैंग्वेज उतार देनी। तो हमने क्या किया, ये स्मॉल आर बाहर कर दो। ये हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ा, इसका नाम भी क्या है, गॉसियन सरफेस। ये आपकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अब इसके छोटे से सरफेस से कहीं भी बना दो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए निकाला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस
गॉसियन सरफेस phi e is equal to close integral E dot dA is equal to E into 4 pi r square। ये हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, वो 1 2 अलग हो गया। अब जरा देखिए भाई गॉस थ्योरम। अब बताइए, जो आपने इस चार्ज को, मतलब ये जो आपने गॉसियन सरफेस खींचा है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है? No, इसके बाहर चार्ज रखा हुआ है। और किसी गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज रखा होता है तो फ्लक्स कितना होता है? अगर किसी भी गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज रखा होता है तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है? 0 नहीं होता है। तो आप लिख Yes, देंगे sir. Q इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि Q गॉसियन सरफेस से बाहर है। दोनों को इक्वेट कर दो तो बाई इक्वेशन 1 and 2, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0। यानी गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हो गया? Yes, sir. समझ में आ गई बात? अब अभी हमने एक 2 टॉपिक और हैं जिनका आगे इस्तेमाल होगा। ये 3 एप्लीकेशंस हैं, आपके यहाँ इतने हैं। अदरवाइज स्फेरिकल सेल की बजाय एक स्फेयर भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने नहीं बताया। देखिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 positively charged parallel sheets। जरा समझिएगा, ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, निगेटिवली भी हो सकता है। अभी हम एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा चुके। क्या फॉर्मूला निकला था? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। देखिए पीछे वाले पेज में लिखा हो। yes, sir. प्लेन शीट को चार्ज दिया था हमने, तो उसकी वजह से उसके नजदीक एक इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। जरा देखिए, एक शीट ये है इस प्रकार से, ये शीट ऐसे है, हमने ऐसे रखा है तो ये दिखा दिया। एक शीट ये है और इन दोनों को हमने सेम चार्ज दिया है। अब चाहे इसको आप पॉजिटिव बोल दी चाहे निगेटिव, हमने दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया, दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब ये भी हो सकता है कि दोनों को सेम चार्ज डेंसिटी हो, दोनों की सेम चार्ज डेंसिटी ना हो, तो हमने इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लिया है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लिया। तो पहली प्लेट ये शीट 1 है,
और ये शीट 2 है। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 निकाल, शीट 1 E1 मान लिया, तो आएगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी डायरेक्शन किस पॉइंट पे निकाला हमको नहीं मालूम, ये हमको मालूम है पॉजिटिव से दूर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2 E2 निकालने, तो सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना हो, तो P पॉइंट पे पहली दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर की तरफ। तो जो सिग्मा 1 पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर की तरफ होगा और ये इससे दूर की तरफ होगा। तो अगर मैं एट P मतलब P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो E इज इक्वल टू क्या निकलेगा, E1 माइनस E2। अब आप कहेंगे E2 माइनस E1 होगा, तो हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू बड़ी। तो ये क्या आएगा, 1 अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल। समझ में आई बात। अब आप कहेंगे यार समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। बात तो नहीं है, लेकिन बात है। अच्छा, अगर ये पॉइंट बाहर होता, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया P डैश, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे Q मान लीजिए, Q मानने में कंफ्यूजन है, यहां पर Q नाम चार्ज का है। तो जब यहां पे पहुंचेंगे तो पहली प्लेट से भी दूर की तरफ, दूसरी प्लेट से भी दूर की तरफ, यहां पे आओ, पहली प्लेट से भी दूर की तरफ, दूसरी प्लेट से भी दूर की तरफ। तो अगर P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एट P डैश, E की वैल्यू क्या निकलेगी, E1 प्लस E2, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 डालते, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में अक्सर मिलेगा और एक जगह अगले चैप्टर में होगा, वो भी मैं बात करता हूं। हो गया। यस सर। अच्छा, इसमें एक Yes, केस sir. ये भी हो सकता है कि दोनों के सरफेस चार्ज सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस आप ले सकते हो, यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे, यहाँ पर एक स्पेशल केस ले सकते हो, स्पेशल केस, कि अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो बाई इक्वेशन 1 E कितना निकलेगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और बाई इक्वेशन 2 यहां लिखेंगे E, तो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तब।
तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट। अगर अपोजिटली चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज, ये प्लस है और दूसरी वाली प्लेट माइनस है। अब आप कहेंगे आप तो सस्ते में निपटे जा रहे हो, आप तो उसी बना दियो, हम क्या करें, तुम दोबारा बनाओ। तो E1 E2 तो सेम निकलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। अब देखिए जब P पॉइंट पे आप आओगे, P पॉइंट पे, तो चूंकि E1 क्या होगा, प्लस से दूर, और E2 होगा माइनस की ओर। तो जब P पॉइंट पे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस होंगे, ठीक। और जब P डैश पे आओगे तो यहां पर क्या होगा, E1 क्या होगा, प्लस से दूर, और E2 क्या होगा, प्लस माइनस की ओर। यहां पर E1 जो होगा प्लस से दूर और E2 होगा माइनस की ओर, तो P डैश पे यहां माइनस। और स्पेशल केस में ये इक्वेशन 2 बनेगा 0, यहां पर 0 आएगा, और ये इक्वेशन 1 बनेगा, यहां पर हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन। दोबारा नोट करिए, हम तो सस्ते में निपट गए, हमने इसीलिए इसको रब नहीं किया। तो वाह बेटा, बहुत चालाकी करते हुए हैं। हो गया, यस सर। बोलते नहीं तुम लोग, तो अच्छा ठीक है बेटा। अब जरा समझिएगा, ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गया। इसके बाद इसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, इसमें 24 न्यूमेरिकल हैं जो कि आते हैं आपके यहाँ, और उसके बाद कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं जो कि आती नहीं है, 90% नहीं आती, 10% आ भी सकती है। जो 100% तैयारी करता है उसे सब करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो आपकी ड्यूटी ये है कि बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इन्हें पहले चैप्टर तैयार करिए पूरा, और इसके न्यूमेरिकल लगाइए, जितने लग पाए उतने लगाइए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। हम कुछ में फॉर्मूला बता देंगे कि ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, मैं समझाऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस वाले चैप्टर से ये आशा, इस आशा के साथ कि आप निराशा नहीं देंगे हमको, और आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, लड़ेंगे उसके साथ अपने आप। डोंट टेक द हेल्प ऑफ एनी गाइड वाइड, ठीक है। इसको लगाएंगे। एसएल अरोड़ा में इसके न्यूमेरिकल लगे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको समझना है कि आखिर ये ऐसा ही क्यों किया गया, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी को ही कवर किया जाता है। तो नेक्स्ट टर्म पे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम कराएंगे, अभी फिलहाल पोटेंशियल स्टार्ट किया। पावनी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? इसे कहते हैं एनसीईआरटी, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल, और एक कॉपी होगी उसको ऐसे ऐसे लगाना। ऐसे हम लगे हुए हैं, लेकिन रटिएगा नहीं, पहले चैप्टर तैयार करिएगा, फिर क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी नया चैप्टर स्टार्ट, नया चैप्टर है ये चैप्टर तो बढ़िया लगा होगा Yes, sir. सभी को।
कोई कंफ्यूजन किसी को है? नो सर। अच्छा, एक टॉपिक वैसे तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में एक जगह फंसा हुआ है, इसलिए मैं उस टॉपिक को डिस्कस करना करूं। यस सर। हाँ, वो Yes. न्यूमेरिकल में फंसा हुआ है। न्यूमेरिकल में एक आप क्वेश्चन देखेंगे, एक डायग्राम बना हुआ है। एनसीईआरटी साथ रखे होंगे, बोले नहीं किताबें दूर रखते, कौन किताबों के बीच में बैठे, आप एक छाया कर तो खोपड़ी हमारी। एक डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.14। ये दिख रहा है डायग्राम सबको? इसमें कुछ चार्जेस ऐसे घूम रहे हैं। Yes, sir. यस तो सर। ये टॉपिक वैसे सिलेबस में नहीं, पहले हम बता दें, लेकिन अब देखिए बदतमीजी इनकी, सिलेबस में आपने टॉपिक तो छोड़ दिया और आपने कहा न्यूमेरिकल लगाओ बेटा। तो अब लिखिए, एक हेडिंग और हम करवा देते हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन में लिखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल किस प्रकार मोशन करता है, उसका पाथ कैसा होता है, किस तरह मूव करेगा, जरा समझिएगा सावधान। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हम कर रहे हैं। देखो, हमने कहा भाई ये दो प्लेटें हैं, फिर हम कह रहे हैं ये सिलेबस में नहीं है आपके, पहले हुआ करता था। कंपटीशन वालों को देना पड़ेगा, उनको तो पढ़ना पड़ेगा, उनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या पूछ ले भगवान जाने, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी मैं बात कर। तो ये पॉजिटिव प्लेट है मान लिया, और ये नेगेटिव प्लेट है, सेम साइज की है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जिसकी डायरेक्शन प्लस से दूर माइनस की ओर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा समझिए, एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री किया, मैं मान लेता हूं ये माइनस क्यू चार्ज, मैं मान लेता हूं, कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। और ये यहां से u वेलोसिटी से एंट्री करता है। जैसे ही यहां एंट्री मारेगा वैसे इसको कौन दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव प्लेट। अरे दादा, हाँ, तो क्या करेगा, ये एकदम से घूम जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ? नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देगा, यानी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट को। सही मैं कह रहा हूं? यस सर। ए पॉइंट से एंट्री किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैंने बताया बी पॉइंट पे पहुंच गया, और वो हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकली वाई डिस्टेंस कवर किया। तो आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, पाथ निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा, याद होगा ना पूछे, जब याद होगा कह देते हैं तो बिल्कुल खून सूख जाता है। क्यों? क्योंकि याद होगा, जब कल की बात नहीं याद है तो याद होगा 2-4 महीने पहले की बात। तो 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पाथ था, प्रोजेक्टाइल था, वहां पर पाथ में एक्स और वाई में रिलेशन निकाला गया था, याद है? कुछ ऐसा ही है, जरा Yes, समझिए। यस। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री किया तो इस पर फोर्स कितना लगा, Q इंटू ई, और इसका एक्सलेशन कितना हुआ, F अपान m, यानी QE अपान m, जो भी इसका मास हो, उससे हमसे मतलब फिलहाल नहीं। अब जरा समझिए, यानी एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक वर्टिकल मोशन। बात करते हैं, देखिए जो हमने लैंग्वेज लिखा है पहले लिखना पड़ेगा। सपोज इन टाइम t the charge particle reaches from A to B, covers distance x in the horizontal direction and covers y in the vertical direction। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो पहले हम लिखेंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो u है, जो डिस्टेंस कवर की वो x है, और जो टाइम है वो t है। अब यहां वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम।
इन तीनों का रिलेशन रिलेट करना है। किस इक्वेशन ऑफ मोशन में इनको रख दे ये रिलेट हो जाए। Time is equal to distance upon speed. और कोई बोलेगा? देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या कोई फोर्स लग रहा है? हमारा sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं, तो वहां डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बोले तो x, वेलोसिटी बोले तो u, टाइम बोले तो t। तो t की वैल्यू आएगी x अपान u। इस टाइम को आगे मैं इस्तेमाल करूं। अब जरा वर्टिकल मोशन पे आ जाओ। फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल बोले तो चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। देखिए जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री हुआ, क्या इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी? जैसे एंट्री हुआ उसकी बात, उसी समय मैं बात कर रहा हूं। जब वो अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन हुआ, तब वो जाके उधर घुमा ना। शुरुआत में तो घुमा नहीं था। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में थी यू वाई, वो 0 थी, यहां यू एक्स थी। सही मैं कह रहा हूं? आपको याद होगा बोले फिर याद होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक हाइट से पार्टिकल फेंका जा रहा था। एक था हॉरिजॉन्टल फेंक रहे थे, ऐसे पार्टिकल गिर रहा था। एक ऊपर की ओर फेंक रहे थे, ऐसे गिर रहा था। और एक नीचे की ओर फेंक। 11th क्लास को पढ़ाया गया है। 11th क्लास, ये लोग जो जुड़े हैं वो 11th में थे हमारे साथ। क्यों? Yes, sir. Yes, जो sir. 11th में थे ना, इसलिए आप बेईमानी नहीं कर सकते, पढ़ाया गया है। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? t। डिस्टेंस कितनी कवर हुई? y। और इसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो इक्वेशन कौन सा लगा दे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Half AT square. तो बाई इक्वेशन s इज इक्वल टू ut 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर कर। तो s बोले तो y हाफ, a बोले तो qe अपान m, qe अपान m इंटू टी स्क्वायर के लिए ये रख दे, एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। तो अब जा देखिए यहां पर, यहां क्या क्या चीज कांस्टेंट है? हाफ कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये पाथ किसका है? पैराबोला का है। तो यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. इसे नोट करिए। फिर हम उस न्यूमेरिकल को भी अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फंसेगा तो इसी वक्त नोट डिस्कस कर लेना। नोट करिए इसको। सो एक बार ये समझा दो के क्यों आया? इस कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया? ये सब कुछ कांस्टेंट था ना, एक्स को छोड़कर। यस सर। एनसीईआरटी सबके पास रखी है? किताब तो रखे बैठे होगे ना? No, sir. हैं? कॉपी रखे बैठे हो? Yes, sir. कि वो भी सर से कहा रिकॉर्डिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बैठ गए। नहीं sir, register है उसमें लिखा है। किताब एनसीईआरटी उठा लीजिए, बगल में रखा होगा, और 1.14 न्यूमेरिकल खोल दीजिए। एनसीईआरटी 1.14 न्यूमेरिकल खोल दीजिए। अब चूंकि ये टॉपिक क्लियर कर चुके हैं तो वो न्यूमेरिकल साथ बता देना, काहे के लिए टाइम वेस्ट।
हो गया? Yes, sir. अब जरा देखिए, एक चीज न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के लिए हमको यहाँ डिस्कस करना है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। Y direction में। ठीक है, यहां पर जो हमने प्रूफ किया है y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इस वाले में कौन सी चीज है जो उस चार्ज के से जुड़ी हुई है? एक चार्ज का क्यू है, एक चार्ज का मास है ना। क्यू भी चार्ज जा रहा है ना, तो चार्ज से जो जुड़ा हुआ है उसका जो पार्ट है वो उसका चार्ज है, उसका मास। ठीक है, और Q अपान M को कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। आगे पढ़ेंगे आप। तो अगर जिसका Q अपान M ज्यादा होगा उसका Y ज्यादा होगा, नहीं होगा? अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंट्री कराएं तो अलग अलग चार्ज का चार्ज अलग अलग होगा, उसका मास अलग अलग होगा। इसका मतलब जिसका Q अपान M और सेम वेलोसिटी से आप एंट्री करा रहे हो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब जिसका Q अपान M ज्यादा उसका Y ज्यादा। सही कह सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. आप जरा अपने न्यूमेरिकल पे आइए। सबके पास बुक्स हैं? बुक तो लेके बैठना चाहिए था। Yes, sir. वैसे ही पढ़ते वक्त बुक और कॉपी सामने होनी चाहिए। देखो ध्यान से, जो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम कैसा बना पहले समझिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट, ये दो प्लेट्स हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ, ये जो दूरी है वो तो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। अब तीन चार्ज एंट्री कराएंगे। एक चार्ज ऐसे गया और जाके ऐसे गया, एक चार्ज ऐसे गया और जाके थोड़ा कम झुका ऐसे, एक चार्ज ऐसे गया और बहुत तेजी से। चार्ज 1 गया, चार्ज 2 गया, चार्ज 3 गया। आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले कह रहे हैं चार्ज 1 2 3 का नेचर कैसा है? बहुत नालायक है। 1 to नेगेटिव होगा, 1 to negative, third 3 positive. पॉजिटिव। अरे बोले ये न्यूमेरिकल था। ये तो हम ऐसे ही बता दें। इसके बाद एक चीज और प्रूफ कराई उन्होंने कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इसमें Q अपान M हाईएस्ट किसका है तीनों में से? थर्ड। क्यों? सो बाय सबसे ज्यादा उसके ही लग रहा हाँ, आप लिखेंगे। देखिए अब यहां पर आपको इस टॉपिक को थोड़ा लिखना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कि इफ इट हैज द मैक्सिमम Q अपान M देन इट विल बेंड मोर। तो चूंकि थर्ड ज्यादा बेंड हो रहा है इसलिए इसका Q अपान M ज्यादा होगा। अर्णव बाबू समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो ये न्यूमेरिकल चूंकि था, जब तक हम ये प्रूफ करके ना लाते तब तक ये न्यूमेरिकल दिक्कत नहीं करता, इसलिए हम जानबूझ के न्यूमेरिकल कराया है। अब कराया है तो Q न्यूमेरिकल by लिखने का M, so Q by M बाय कैसे हुआ, मतलब कौन से फॉर्मूला के बेसिस पे? यही फॉर्मूला देखिए, Q बाई M है नहीं। आप भाई देखो, यहाँ ना तो E का चार्ज से कोई मतलब है, नहीं है। अगर अच्छा, y इज इक्वल टू yes, sir. देखिए तो आए 1 अपान 2 Q बाई M इंटू E इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज देके चेंज हो रहा है? बोले अच्छा तुम No, sir. आओ तेज से, आजा आजा आजा, ऐसा बोलेगा वो। नहीं सर, समझ गया। एक्स हो गया ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई तो फिक्स है। ये Yes, चौड़ाई में इलेक्ट्रिक फील्ड लग भी नहीं रहा भाई, इस तरफ जाने में कोई फोर्स नहीं लग रहा।
जिस वेलोसिटी से आप यहां लाके छोड़ रहे हो सभी को सेम वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं, तो यानी कि केवल Q बाई M है जो चार्ज की Y को डिसाइड करता है, तो जिसका Q बाई M ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा। समझ में आई बात? अच्छा, इसमें एक बात Yes, कह, sir. माने दो को आप ऐसे घुमाते हो, कंफ्यूज हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बोल सकते थे, तो खैर ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होता है। समझ में आई बात? तो ये न्यूमेरिकल था, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल लगाइएगा। अब हम थोड़ा समय बचा हुआ है, इसको अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन कृपया इसको कर जरूर लीजिएगा, ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बाद में बात। जरा समझिएगा, इस पोटेंशियल वर्ड को पकड़िए। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ये बता पढ़ा था ना हमने। मतलब क्या है? Yes, sir. मतलब ये है कि आप कहीं खड़े हुए हैं और हमने धक्का मारा, बढ़ो यहां से, हम तो नहीं हटेंगे, और तेज से खड़े, हम बहुत ताकत लगाए हुए हैं, आप नहीं हट रहे, हम फोर्स लगा रहे हैं आप पे, आप नहीं हट रहे। मतलब क्या है? कैसे क्यों नहीं हट रहे भाई? आपने हमारे फोर्स लगाने के बाद आपने कुछ वर्क किया है वहां? नहीं किया है। तो वो जो उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हम आपको धक्का मार रहे हैं ना, आप हटो यहां से, लेकिन आप नहीं हट रहे, इसका मतलब आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो उस समय जो आपके पास एनर्जी है उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है ना। अब कोई कहे हटो और आप नहीं हट रहे हैं और एकदम से आप हट जाइए, तो वो आदमी गिर जाएगा खड़ा। अगर आप किसी पे गिर जाइए तो वो भी चोट लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के किसी बॉडी की पोटेंशियल पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जरा सावधान समझिएगा, ये एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ये एक सोर्स चार्ज रखा हुआ, सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ये भाई साहब अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। क्या बनाया हमसे मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। आप चाहो तो दिखा दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है ए पॉइंट पर, Q0। ये कहीं से घूम घाम के आए, इनको मालूम नहीं था कि यहां पर चार्ज रखा हुआ है, यहां के बैठ गए। जब एक टेस्ट चार्ज यहां पर आएगा तो इस पर क्या फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किधर की ओर लगेगा? चूंकि प्लस ही ले रहे हैं तो रिपल्सिव लगेगा। कितना लगेगा? Q0 इंटू E लगेगा ना। अच्छा, अगर ये यहां होते तो तब भी फोर्स लगता। Yes, क्या sir. सेम फोर्स लगता? No, sir. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, Yes, sir. पोजीशन चेंज होगी उसकी। यानी कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है किस पर डिपेंड करता है? उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, यानी कि अगर A से B तक इसको लेके आना है तो आपको, अच्छा छोड़िए इसको, जरा समझिएगा, Q की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? KQ/R होता है, यानी वही 1/4 Q कर सकते हैं, K कह सकते हैं। यानी और यानी कि इस पॉइंट की दूरी अलग है, इस पॉइंट की दूरी अलग है। तो अगर मैं कहूं पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, तो आप कहेंगे, मान लेते हैं VA है और पोटेंशियल P बना दे रहे हैं एट B, तो आप कहेंगे VB है। A पर पोटेंशियल ज्यादा है या B पर पोटेंशियल ज्यादा है?
B. अब इन भाई साहब को यहां से यहां तक आना है और पोटेंशियल गया बढ़, तो अब क्या करना पड़ेगा, इनको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लूं कि WAB क्या है, वर्क डन किसके द्वारा है, बाई A बाई Q0, कहां से कहां तक, बाई मूविंग बाई Q0 इन मूविंग फ्रॉम A to B। तो WAB डिवाइडेड बाई Q0, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो उसको वर्क करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज को हम उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कह सकते हैं। तो हेडिंग डालिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा इसकी डेफिनेशन लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, the potential difference between 2 points in an electric field, the potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done, in moving a unit positive charge, from one point to other, डैश करके लिखिए, एंड गिवन बाय डैश करिए और ये बना डालिए डायग्राम, यहां से यहां तक ये फ्लिप। अभी उसका डेरिवेशन बताया जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे केवल पोटेंशियल लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ ग्रेविटेशन नहीं है, मतलब केवल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तभी वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं इसके यूनिट को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसी के आगे जूल पर कूलम, या इसकी दूसरी यूनिट होगी वोल्ट। आपको याद होगा ये बहुत सारे फार्मूले आपने 11th डायमेंशन में पढ़े हैं, और वहां कहा जाता था कभी पढ़ लो भैया, बाद में इसके डायमेंशन पढ़िएगा। तो डायमेंशन सबके निकालते जाइए, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि 11th में पूछ नहीं पाए तो 12th में पूछ भी सकते हैं, इसलिए ध्यान से डायमेंशन जरूर पढ़ लीजिएगा। हम निकाल नहीं रहे डायमेंशन। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हटा दीजिए, ये रब कर दें, ये रब कर दें, Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को ले जा रहे थे। अब क्या होगा, किस चार्ज को ले जा रहे थे, टेस्ट चार्ज, क्योंकि चल टेस्ट चार्ज रहा है, वो एक दूसरा जो चार्ज है जो भोकाल टाइट की है,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो स्टैटिक है, इसलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा गया। अब किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, इनफाइनाइट से, दोनों में अंतर देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, डेफिनेशन सेम वही होगी, केवल चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to the point inside the electric field, from infinity to the point inside the electric field, and given by V is equal to W upon Q naught। फार्मूला वही है, केवल यहाँ डिफरेंस नहीं, इसका यूनिट भी जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। ये है पोटेंशियल। सर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस ये है कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है चार्ज, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक था, उसको मालूम नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, हल्का फुल्का करना पड़ रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तब दिखाई पड़ा, अरे कुत्ता बंधा है, अरे दादा काट खाएगा, तब उस पर फोर्स लगता है ज्यादा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, वहीं पे मूव कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करना है, वहां इन्फिनिटी से लेके आना। अब आप कहेंगे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्या? लगभग जीरो होता है। आपने E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर पढ़ा है ना, तो R जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लगभग जीरो होता है। ठीक है, आप लिखिए अच्छा देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? एक चार्ज जनरेट कर रहा है ना, उस चार्ज के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? एक चार्ज जनरेट कर रहा है। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताया था, तो हमने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो एक चार्ज है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अब उसको पर्दे के बाहर निकाल के हम ला रहे हैं, तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बोले तो एक छोटा सा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अभी आप चार्ज जो टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो वो किसके अंदर लेके आ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे किसी गली में आप घुसे तो लोगों ने कहा चुप रहना, कुत्ता है यहाँ पर। कुत्ता दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आप डर डर के चलेंगे, कहीं कुत्ता तो नहीं है। बोले कहाँ है? बोले वो देखो बंधा हुआ है, वो बाहर निकल के आ गया। तो वो जो बाहर निकल के आया अब उसको हम पकड़ लेते, वही पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जरा स्टेप बाय स्टेप होता ना, हौले हौले चलते रहिए, प्रूफ समझ में आ जाएगा। तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। कहां से? इनफाइनाइट से। कहां पे लेके आना पड़ेगा? P पॉइंट तक। और ये देखना पड़ेगा कि उस टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना नहीं करना पड़ेगा। तो अब इन्फिनिटी तो हमको मालूम नहीं है, तो देखो ध्यान से, यानी हमको एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आना पड़ेगा। हमने कहा सपोज एक पॉइंट ए है, यहां पर हम टेस्ट चार्ज को लेके आए। स्टेप से समझते जाओ, समझ में आ जाएगा। हम इस चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आए और यहां से कितनी दूर पे? x डिस्टेंस पे लेके आए। तो जैसे ये ए पॉइंट पे आया, इसने घूर के देखा, काहे हो कहां चले आ रहे हो?
तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो F इज इक्वल टू कितना एक्ट करेगा? जो मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा बहुत डायग्राम के बारे में लिखना भी पड़ेगा, और इतना भी मत लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर मैथमेटिक्स ढूंढता फिरे। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब आपको इसको यहां से कहां तक लेकर के आना? P पॉइंट तक। अब जरा समझिएगा, अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना है और फोर्स आपको मालूम है, वर्क आपको निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. क्या फोर्स हर जगह सेम है? No, sir. तो जब फोर्स हर No, जगह sir. सेम नहीं है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लगा नहीं सकते। तो अब क्या करें? हम पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं वहां तक जहां तक हम मान लेते हैं कि फोर्स थोड़ी दूर तक तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे इस पॉइंट पे हम हैं, हमारे ऊपर 5 जूल का फोर्स लग रहा है, थोड़ी दूर तक तो 5 जूल लगेगा, फिर 4.9 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमने कहा इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं ए से बी तक। कितना? dx डिस्प्लेस कर देते। ये मान लेते हैं कि इस dx डिस्प्लेसमेंट करने में आपका फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन भाई आपको तो इन्फिनिटी से लेके आना है। अब हो क्या रहा है कि हर एक पॉइंट पे फोर्स चेंज है, तो धीरे धीरे खिसकाएंगे उसको और धीरे धीरे वर्क निकालेंगे और सबको उठा के ऐड कर देंगे। यही करना है ना आपको। तो वर्क डन या स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट कहां से कहां तक? फ्रॉम A टू B, उसको dW मान लिया। अब क्या फॉर्मूला होगा? जरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? F dx cos 180। अच्छा, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर -F इंटू dx होगा। अब जरा एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताओ, -F इंटू dx लिखें कि F इंटू -dx लिखें? क्या लिखे बताओ जरा, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। -F इंटू dx लिखें कि F इंटू -dx? बताइए। सर -FDX। क्यों? Minus F. क्यों ऐसे ही? सर डिफरेंस क्या है सर? So derivative है. डेरिवेटिव होगा ना dx का, तो माइनस बाहर ले लो, -f। ये है हर भी तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो निगेटिव हो सकता है भाई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों निगेटिव हो सकते हैं। जब यस मैं सर। F डॉट dx लिखता हूं तो F dx cos 180 होता है। सर बाद के लिए कह रहा हूँ मैं, मतलब F निगेटिव करें या dx निगेटिव? चलिए यहां F- लगा दिया अलग बात, इन दोनों में कौन सही? F. f कर दो, क्योंकि पक्का? बाद में dx का बाद में वो नहीं करना होगा मैं नहीं dx। वो एक अलग चीज, वो F करने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। जरा समझिएगा। अर्णव साहब कुछ बताएंगे आप? I think F के आगे। क्यों बोले? So सो मेनी force थिंग्स। force हमारे अगेंस्ट लग रही है ना। जी हाँ, आप एक्चुअली इस फोर्स के बराबर फोर्स खुद लगा रहे हो तब इधर आ रहे हो ना। तो आपके ऊपर फोर्स F जो लग रहा है वो धक्का मार रहा है, आप उस F के बराबर अपोजिट फोर्स लगा। तो एक्चुअली में आपका F किस निगेटिव किधर लगेगा? माइनस इसकी वजह से लगा है, dx की वजह नहीं लगा हुआ। चलिए आपका आंसर सही था, लेकिन तर्क भी सही होना चाहिए ना। तो ये हो गया -F dx। F बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये स्मॉल वर्क आपने किया। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर के P तक आने में। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू P। जरा इसको नोट कर लीजिए, रब करेंगे हम। ये लॉजिक समझ में आ गई ना? बोले हम ये करेंगे ना, हम F dx cos 180 कर देंगे, सही है। लेकिन एक्चुअली में आप जिस फोर्स के वजह से आ रहे हैं वो हम
Noted, sir. तो टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो टोटल वर्क डन का मेथड क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल DW। कहां से पहले हम इन्फिनिटी में थे, Infinity. फिर कहां पर आ गए, R डिस्टेंस पे आ गए। भाई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो आ गया इन्फिनिटी टू R, ये हो गया आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रल करना 11 से आप सीखे हैं, इसलिए हम अब दोबारा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कर लो। देखिए माइनस Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R, ये हो जाएगा x पावर -2 dx, और x पावर n का इंटीग्रल बताया गया है x पावर n+1 अपान n+1। याद आया सबको, मालूम है ना? Yes, sir. Yes. और इंटीग्रल करने के बाद में लिमिट कैसे लिखते हैं, बाहर यहां लिमिट लगा देते हैं। तो W इज इक्वल टू, ये -1 आएगा, इसको प्लस कर देगा, तो आएगा Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x पावर -1 आएगा यानी 1 अपान x, तो लिमिट रखेंगे तो आएगा 1 अपान R माइनस 1 अपान इंफिनिटी, ये 0 होता है, तो W इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R। सावधान, हमने कहा टेस्ट चार्ज कहां पे है, इन्फिनिटी में है। टेस्ट चार्ज ने क्या कहा कि Q कहां पर है, R distance. इन्फिनिटी में। सही मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप इन्फिनिटी में, आप कह रहे हो हम इन्फिनिटी में, बात तो बराबर है, ठीक है। टेस्ट चार्ज यहां पे आके बैठ गया, वो कहेगा हम दोनों R डिस्टेंस पे आ गए, तो यानी कि दोनों को R डिस्टेंस पे लाने में आपको वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो एक टॉपिक भी प्रूफ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। When two charges are placed at an infinity distance, then if we brought near to each other, we have to do work. That work is stored in the form of energy, that is electrostatic potential energy. एक डेरिवेशन भी हो गया, ठीक है। फिलहाल हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो V बराबर W बाई Q नॉट से डिवाइड कर दो, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर था, पोटेंशियल में R होता है R स्क्वायर। तो कैसा लगा चैप्टर, मैं चैप्टर क्या अभी तो स्टार्ट, समझ में आ रही बात? Yes, sir. दो अंतर, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, अरे हम मम्मी दौड़ के आगे चिपक जाता। यानी कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता, ये इसको रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे ही अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दौड़ के आया और सामने नेगेटिव चार्ज देखा, फिलहाल तो पॉजिटिव हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्ट करते या रिपेल करते, अरे बोल नहीं रहे हो कोई, अरे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बताइए कि एनर्जी मतलब वर्क करना पड़ता है कि ऑब्टेन होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर वर्क करना नहीं पड़ता है, वर्क ऑब्टेन होता है, और जहां वर्क ऑब्टेन होता है वहां नेगेटिव साइन होता है। तो इतना ध्यान रखिए, पोटेंशियल जब हम लिखेंगे तो हम विद साइन लिखें, मतलब प्लस की वजह से प्लस में, माइनस की वजह से माइनस, ठीक है। जब भी पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसका साइन लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या डायरेक्शन लिखी, प्लस से दूर माइनस की ओर, पोटेंशियल में साइन लिखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा चैप्टर? अच्छा था। अभी हम पोटेंशियल कंप्लीट कराएंगे, न्यूमेरिकल से नेक्स्ट टर्म पे नहीं होंगे। नेक्स्ट टर्म पे एक वर्ड आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक वर्ड आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसका एक डायग्राम बना है बुक में, और वो डायग्राम माना जाता है बहुत टफ माना जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा टफ, ये बड़ा
अमीबा की तरह बना हुआ है पेज नंबर 60 पे। ठीक है, इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम बड़ा टेक्निकल है, बड़ा टेक्निकल है, बड़ा टेक्निकल। बना तो बड़ा इजीली है, लेकिन एक्चुअली में कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा, इसलिए क्लास को मिस मत करिएगा। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक, पहुंच जाएंगे वैसे तो। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अभी ये चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर को खत्म करते करते आप इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाए जो एनसीईआरटी के हैं, उन्हें पढ़ के बैठिएगा, ईमानदारी से वर्क करिएगा। पावनी क्या लेफ्ट हो गई थी क्या? शायद उसका नेटवर्क कुछ हो गया होगा। चलिए ठीक, ओके, गुड नाइट बोले। Good night, sir. Thank you, बहुत sir. Good जल्दी night. गुड नाइट जल्दी से। ओके Good night, sir. ओके।